इंडियन इकोनॉमी इज़ डेड। भारत रशिया के साथ क्या कर सकता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि ये दोनों देश अपनी मरी हुई अर्थव्यवस्था को नीचे ले जाएं। ये वर्ड्स मेरे नहीं हैं, ये वर्ड्स हैं अमेरिका के महान राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप के। अभी क्या हुआ कि न केवल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भला बुरा भी कहा। ये स्टेटमेंट उन्हीं का था जो मैंने बोला है अभी। IMF एक वैश्विक संस्था है जो ये बताती है कि किस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। उसने भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट 2025-26 में प्रोडिक्शन की है 6.4%। और ऐसी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, इसने 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का प्रोडिक्शन किया है। लेकिन वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मरी हुई घोषित कर दिया है। खैर फिलहाल ट्रंप चाचा बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और सोचते कुछ और हैं। ऐसा हो गया उनका हाल। उनकी बातों में फ़िलहाल उतना ही दम है जितना राजपाल यादव की एक्शन में और टाइगर श्रॉफ की कॉमेडी में। लेकिन क्या सच में उनके इस स्टेटमेंट में दम है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था सच में एक डेड इकोनॉमी बन गई है? इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा क्यों, इसके पीछे मेन वजह क्या हो सकती है। और आपने कभी कभी ये भी सुना होगा कि अमेरिका F-35 फाइटर जेट इंडिया को सेल करना चाहता है लेकिन भारत उसको ले नहीं रहा है, जबकि F-35 फाइटर जेट इंडिया के पास जो राफेल है उससे ज़्यादा एडवांस है, लेकिन फिर भी इंडिया उसको नहीं परचेज कर रहा है। इसके पीछे मेन वजह क्या है, अपन इसको भी डिटेल में जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप एंड तक देखिएगा। चलो भाई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब बटन पर अंगूठे की छाप जरूर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग वीडियो तो देख जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते। सॉरी क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च लगती है, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ना पड़ता है, तब जाकर ये वीडियो आप तक पहुँच पाती है। इसलिए अगर पॉसिबल हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी और इंडिया को बहुत अच्छा दोस्त मानते थे। नो डाउट अभी भी मानते हैं, लेकिन फिलहाल उनके प्रोटीन शेक में ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई है कि वो इंडिया से गुस्से आए हुए हैं और ऐसी क्या डिमांड कर रहे हैं जो इंडिया उनकी डिमांड को मान नहीं पा रहा है और इसलिए वो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। जानते हैं हम मेन रीजंस जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, असली वजह क्या है, ये डिस्कस करते हैं। तो भैया पहला कारण है ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर कहाँ से कारण हो गया भाई? वो तो हमने पाकिस्तान पर लॉन्च किया था, अमेरिका कहाँ से? देखो ऑपरेशन सिंदूर ऑब्वियस रीज़न है। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने जब सीज़ फायर किया था उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने क्रेडिट लिया कि ये सीज़ फायर मैंने करवाया है और नोबेल पीस प्राइज़ की डिमांड करने लगा कि नहीं भाई मुझे नोबेल पीस प्राइज़ दो, नोबेल पीस प्राइज़ दो। पाकिस्तान को और डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में गिर गया था कि नहीं हम तुम्हें बिल्कुल नोबेल पीस प्राइज़ से नॉमिनेट करवाएंगे, तुमने हमें बचा लिया, नहीं तो इंडिया हमें बहुत बुरी तरीके से मारता। लेकिन अभी क्या हुआ है, मोदी जी ने ओपनली लोकसभा में ये बोल दिया है कि सीज़ फायर करवाने में किसी भी देश के नेता का कोई योगदान नहीं है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। तो बस फिर क्या था, यही उनको बुरा लग गया कि ऐसे कैसे मेरे बारे में बोल दिया, मेरा बिल्कुल पूरा योगदान था सीज़ फायर करवाने में। अब अगला कारण देख, नेक्स्ट रीज़न है रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना। इंडिया अपनी नीड्स का 30 से 40% रशिया से ऑयल एंड नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है। अमेरिका को ये बात बुरी लगती है, अमेरिका बोलता है कि हमसे आप इंपोर्ट क्यों नहीं करते, हम भी तो सेल गैस बनाते हैं, हमसे इंपोर्ट करो। लेकिन इंडिया ये मना कर देता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की जो सेल गैस है वो काफ़ी महंगी आती है और दूसरी बात ये इंडिया और रशिया काफ़ी पुराना रिलेशन है और वर्तमान की स्थिति में किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए उनके इकोनॉमिक टाइज अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए भी इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है। एक कारण रूस यूक्रेन वॉर भी है। अमेरिका डिमांड करता है इंडिया से कि आप रशिया की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बुराई कीजिए कि उसने यूक्रेन पर जो हमला किया है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन इंडिया रशिया से अच्छे रिलेशंस होने के कारण ऐसा नहीं करता है और अमेरिका को यही बात बुरी लगती है कि आप पूरी वर्ल्ड से अलग थलग कैसे रह सकते हो, पूरी दुनिया रशिया की बुराई कर रही है, आप कैसे नहीं कर रहे हो। अब एक मेन कारण है F-35 फाइटर जेट। अमेरिका इंडिया को F-35 फाइटर जेट 5th जनरेशन फाइटर जेट है जो इंडिया को सेल करना चाहता है, लेकिन इंडिया उस फाइटर जेट को परचेज नहीं करना चाहता। जबकि हमारे पास जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है और F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट है, फिर भी इंडिया इसको नहीं खरीद रहा है। F-35 फाइटर जेट को परचेज ना करने के भी कुछ खास कारण हैं। जैसे इंडिया बोलता है कि हमारे पास ऑलरेडी राफेल है तो हम आपका फाइटर जेट F-35 क्यों खरीदें, हमें ज़रूरत ही नहीं है उस बात की। पाकिस्तान जैसा देश है उसको हमारा तेजस वोजस ही मार के जाते हैं, राफेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम आपका F-35 क्यों खरीदें। दूसरा और मेन रीज़न है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र।
हमने जो फ्रांस से राफेल परचेज़ किया है उसमें हमने फ्रांस से ये डील की है कि आप हमको राफेल सेल करोगे, लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करोगे कि राफेल बना कैसे, ताकि हम खुद भी अपना फाइटर जेट बना सकें। लेकिन जब यही बात इंडिया अमेरिका से डिमांड करता है कि भाई आप हमको फाइटर जेट F-35 बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम साथ में टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगी आपको कि F-35 बनता कैसे। लेकिन अमेरिका था ना बाबा ना, हम नहीं करेंगे आपको F-35 फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी सेल, नहीं तो आप ही बनाने लगोगे, आप भी फिर डेवलप्ड कंट्री बन जाओगे, ऐसे कैसे चलेगा, हमारा ही वर्चस्व ख़त्म हो जाएगा। तो बस यही बात है कि F-35 में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, वो एक रोड़ा अटका हुआ है कि इंडिया F-35 फाइटर जेट परचेज़ नहीं कर रहा है। एक और कारण है F-35 फाइटर जेट को परचेज़ ना करने का, वो है सोर्स कोड। देखो, जैसे मान लो अभी ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया और पाकिस्तान के फाइटर जेट हवा में थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो हमारे सैनिकों को नीचे कैसे पता लगेगा कि ऊपर जो 2 हवाई जहाज हैं उनमें इंडिया का कौन सा है? तो ये पता लगता है सोर्स कोड से। फाइटर जेट में एक सोर्स कोड इम्प्लांट कर दिया जाता है और वही सोर्स कोड हमारे जो रडार सिस्टम है उसमें इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो जब रडार सिस्टम उस सोर्स कोड को डिटेक्ट कर लेती है ना, तो वो समझ जाती है कि नहीं, ये फाइटर जेट हमारा है, इसको शूट नहीं करना है, तो वो दुश्मन को फाइटर जेट को शूट कर देता है। अमेरिका उस सोर्स कोड को शेयर नहीं करना चाहता हमारे साथ। उसका भी ऑब्वियस रीज़न है, क्योंकि अमेरिका और रशिया एक दूसरे के दुश्मन हैं और इंडिया और रशिया दोस्त हैं। अगर उसने फाइटर जेट का सोर्स कोड इंडिया को दे दिया तो उसको ये डर है कि ये सोर्स कोड इंडिया रशिया को ना दे दे, तो उसके F-35 फाइटर जेट को रशिया कभी भी उड़ा सकता है। तो हमने अभी ये डिस्कस किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन इकोनॉमी को जो डेड इकोनॉमी का है उसके पीछे पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं। लेकिन हाँ, हमको इस बात से भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि आज भले ही इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है जापान को सरपास करके, लेकिन आज भी ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम्स हैं क्या। तो देखो, पहली प्रॉब्लम है गरीबी। नो डाउट आज बहुत सारे लोग गरीबी इस रेखा से बाहर उतर गए हैं, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि आज भी हज़ारों लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती। आज भी हज़ारों लोग सड़कों पर सो रहे हैं। आज भी हज़ारों लोगों के पास अपने घर नहीं हैं। आज भी गरीबी वर्स्ट फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन बनी हुई है। अगली बारी आती है बेरोजगारी की। आप SSC की प्रोटेस्ट देख ही रहे हो। MPPSC में भी कुछ टाइम पहले प्रोटेस्ट हुए थे, BPSC में भी प्रोटेस्ट हुए थे, UPPCS के भी प्रोटेस्ट हुए थे। हर जगह प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट। स्टूडेंट और शिक्षक जब अपना हक मांगते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है। एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली संस्थाओं में आज भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एग्ज़ाम पेपर लीक होते हैं, धांधलियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी अभी कोई सुधार नहीं हो रहा है। एग्ज़ाम या तो कैंसिल कर दिया जाता है या पोस्टपोन कर दिया जाता है। एक और कारण है सरकारी योजना का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। धांधलियाँ हो रही हैं, किसी का हक कोई और ले जाता है। ग्राउंड लेवल पर जिसे जो हक मिलना चाहिए उसे नहीं मिलता, बल्कि जो प्रिविलेज होता है उसको मिल जाता है। 2018 में झारखंड में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। क्या हुआ था कि 11 साल की एक बच्ची थी, उसकी डेथ हो गई थी। और पता है डेथ का मेन कारण क्या था? उसको खाना नहीं मिल पाया था। और खाना इसलिए नहीं मिल पाया था क्योंकि उसका आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं था। अब सिर्फ आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक ना होने के कारण जो राशन की दुकान रहती है उसने उनको राशन नहीं दिया, जो फैमिली रहती है उसको, और उसकी भूख की वजह से डेथ हो गई। मतलब सोचो कि आज भी जो अनाज वाली गोदाम रहती हैं उनमें हज़ारों क्विंटल गेहूँ चावल सड़ जाते हैं, बरसात होती है पानी भर जाता है, ख़राब हो जाते हैं, लेकिन उस बच्चे की डेथ सिर्फ इसलिए हो गई कि उसको राशन नहीं मिल पाया था। उसका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं था। अब ये इस लेवल की बातें होती हैं। और फिर बात करते हैं हम, इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। तो कुछ कमियां तो हैं, नो डाउट। इंडियन इकोनॉमी अभी भी ऐसा भी नहीं है कि यार वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट बन गई तो ग्राउंड लेवल पर सब चीज़ें अच्छी हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब बारी आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अवसंरचना। स्कूलों को तो आप हाल ही देख ही रहे हो। राजस्थान में एक स्कूल गिर गया, कितने बच्चे बेचारे मर गए। आप सड़कों को देखते हो, बरसात में असली औकात समझ आती है हमारी सड़कों की। गड्ढे इतने गहरे हो जाते हैं यार, कोई आदमी गिर जाए तो जिंदा वापस ना निकले उनमें से। तो ये हालत है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर कोई इंसान एक स्टार्टअप ओपन करना चाहता है, कोई कंपनी खोलना चाहता है, तो उसकी फ़ाइल इतनी ज़्यादा घुमाई जाती है, इतने ज़्यादा NOC लेने पड़ते हैं कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ये काम मैं शुरू ही क्यों कर रहा हूँ। अभी हमने एक डेटा पढ़ा था कि अगर आप एक रेस्टोरेंट भी खोलना चाहते हो तो आपको मिनिमम 12 जगह से लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन साइज़ एंड स्केल ऑफ योर रेस्टोरेंट। आज़ादी के बाद हमने सर्विस सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान दिया, जैसे बैंकिंग वगैरह, इंश्योरेंस, या फिर जो कंप्यूटर वगैरह की जो चीज़ें रहती हैं, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कराना, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है।
और आज हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को सर्विसेज प्रोवाइड भी कराते हैं, उनको एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज, लेकिन हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर आज बहुत पिछड़ा हुआ है। हमने आज़ादी के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर पर कोई ध्यान नहीं दिया है। हालांकि गवर्नमेंट को अब ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है। उन्होंने एक बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें अगर आप कोई एडिशनल प्रोडक्शन करते हो तो उसमें आपको टैक्सेस में कुछ छूट दी जाएगी, कुछ सब्सिडी दी जाएगी। ये सब उस स्कीम में है। और किसानों की भी हालत कोई खास नहीं है। आप आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे या सुनते होंगे कि इस किसान ने सुसाइड कर लिया, उस किसान ने सुसाइड कर लिया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं आज भी इंडियन इकोनॉमी में। तो ट्रम्प चाचा ने इंडियन इकोनॉमी को जो डेड इकोनॉमी कहा है ना, वो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से गलत हो। हाँ, इंडियन इकोनॉमी डेड तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हाँ आज भी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। आज भी हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। और हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक हाथी की तरह है, जो चल बेशक धीमे रही है लेकिन इम्पैक्ट आसपास भी छोड़ती जा रही है। तो ये काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ लगी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो आज की मजदूरी होती है समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।